सीएम योगी, दोनों उप मुख्यमंत्री और साथ साथ कई मंत्री इस दौरान वहां पर मौजूद रहे। सीएम के सामने रखा गया नगरीय विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन और अब शाम को स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा प्रेजेंटेशन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री योगी ने बैठक में सभी के सामने शहरों के विकास का रोड मैप जाना। अब शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक मुख्यमंत्री के सामने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सेक्टर से जुड़े विभागों का प्रेजेंटेशन होगा। लखनऊ से खबर, सीएम योगी के सामने नगरीय विकास का रोड मैप रखा गया। उप मुख्यमंत्री भी वहां पर थे दोनों, और देखिए आप, कुछ देर पहले ये संपन्न हुआ अर्बन डेवलपमेंट का प्रेजेंटेशन। शहरों का विकास कैसे होगा, कैसे किया जाएगा, क्या रूपरेखा उसकी सोची गई है, इसका एक प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने रखा गया। और अब एक और महत्वपूर्ण विभाग यानी स्वास्थ्य विभाग का प्रेजेंटेशन होगा शाम को 5:30 से 8:30 बजे तक। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा ये प्रेजेंटेशन होगा। शहरों के विकास की रफ्तार, बेहद स्वास्थ्य व्यवस्था का रोडमैप होगा। बारी बारी से विभाग का प्रेजेंटेशन चल रहा है। कुछ देर पहले नगरीय विकास सेक्टर का प्रेजेंटेशन हुआ है। और इसी बीच गोरखपुर से बड़ी अपडेट मिल रही है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को जिला अस्पताल लेकर पहुंची है पुलिस। जी हां, गोरखपुर से खबर है, मुर्तजा अब्बासी को लेकर जिला अस्पताल पहुंची है पुलिस। कड़ी सुरक्षा के बीच मुर्तजा को लेकर अस्पताल पहुंची है पुलिस। कल जिला अस्पताल में हो सकता है मुर्तजा के हाथ का ऑपरेशन। जी हां, सुरक्षा के बीच डॉक्टर ने प्राइवेट वार्ड में मुर्तजा का चेकअप किया है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले वाले दिन मुर्तजा का हाथ टूट गया था। कल ऑपरेशन हो सकता है। सुरक्षा के बीच डॉक्टर्स ने प्राइवेट वार्ड में मुर्तजा का चेकअप किया है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले का आरोपी है मुर्तजा, और डॉक्टर्स ने चेकअप किया है। कल ऑपरेशन हो सकता है उसके टूटे हुए हाथ का। जिला अस्पताल उसको लेकर पहुंची है पुलिस। कड़ी सुरक्षा के बीच मुर्तजा को लेकर अस्पताल पहुंची है पुलिस। कल ही मुर्तजा के हाथ का ऑपरेशन, उसकी सर्जरी हो सकती है। उसका हाथ टूटा हुआ है, उसी हमले के दौरान उसका हाथ टूटा था। गोरखनाथ मंदिर पर हमले वाले दिन मुर्तजा का हाथ टूटा था और उस हाथ को ठीक करने के लिए ऑपरेट किया जा सकता है। फोन लाइन पर है गोरखपुर से हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव। नीरज, क्या अभी भी अस्पताल में है पुलिस मुर्तजा को लेकर, और क्या हुआ है विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, पुलिस अभी जिला अस्पताल लेकर पहुंची है। कुछ ही देर पहले अहमद मुर्तजा अब्बासी को और वहां पर उसे प्राइवेट वार्ड के कमरा नंबर 8 में रखा गया है और काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और जो टेस्ट होने थे ब्लड से रिलेटेड और हाथ का एक्सरे होना था, वो सारे टेस्ट किए गए हैं और ये देखा गया है कि वो सामान्य स्थिति में है कि नहीं है, क्योंकि कल उसका हाथ का ऑपरेशन हो रहा है। और जब उसने 3 तारीख को 3 अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था, उसी दौरान उसका हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था और उसी हाथ का ऑपरेशन होना है। और अभी हमारी डॉक्टर राजेश कुमार से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि कल उसके हाथ का ऑपरेशन किया जाएगा और अभी एक ब्लड की जो रिपोर्ट है वो आनी बाकी है। वो रिपोर्ट अगर सामान्य आती है तो कल निश्चित तौर पर उसका ऑपरेशन होना है। और यही वजह है कि उसको जिला चिकित्सालय में रखा गया, प्राइवेट वार्ड के कमरा नंबर 8 में है। और कल सुबह तक, जब तक ऑपरेशन नहीं होता है, तब तक उसे जिला चिकित्सालय में ही रखा जाएगा और ऑपरेशन के बाद भी 1 से 2 दिन उसे वहां पर रुकना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है आईपीएस धर्मेंद्र यादव के ससुर पर गैंगस्टर एक्ट लगाया। एटा में आईपीएस के ससुर रामेश्वर पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। सरकारी जमीन हड़पने पर राजस्व विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई है। बड़ी खबर, एटा में आईपीएस के ससुर रामेश्वर पर गैंगस्टर एक्ट लगा है सरकारी जमीन हड़पने के मामले में। इधर प्रयागराज के ढोकरी गांव में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। जी हां, एक ही परिवार के 2 लोगों के शव मिले हैं और सनसनी फैल गई है इस वजह से। 80 साल के बुजुर्ग और 40 साल के शख्स का शव मिला है। पुलिस को शव के पास 9 पन्ने का सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट पे ससुराल वालों पर गंभीर आरोप भी लगे। बड़ी खबर, 80 साल के बुजुर्ग और 40 साल के शख्स का शव मिला है। 2 शवों के मिलने से सनसनी फैल गई है। संदिग्ध हालत में मिले हैं एक ही परिवार के 2 लोगों के शव। प्रयागराज से बड़ी खबर, सनसनीखेज ये पूरा मामला ढोकरी गांव में हुआ है। बुजुर्ग महिला और पौत्र का उसके शव मिला है। 9 पन्ने का सुसाइड नोट मिला है दोनों शवों के पास से। 7 पन्ने कॉपी पर है, 2 पन्ने का सुसाइड नोट स्टाम्प पेपर पर मिला है। और युवक ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए। संदिग्ध हालत में एक परिवार के 2 लोगों का शव मिला है।
सनसनीखेज मामला। फोन लाइन पर है मोहम्मद मोइन। मोइन, और ज्यादा जानकारी दे सनसनीखेज मामले के बारे में। देखिए, ये प्रयागराज के फूलपुर इलाके के ढोकरी गांव का मामला है, जहां दादी और उनके पोते का शव संदिग्ध हालत में मिला हुआ है। दादी की जो डेड बॉडी है वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी, जबकि जो पोता है 40 साल का, उसका शव आंगन में फंदे से लटका हुआ पाया गया। दोनों शवों की जो हालत है उसको देखकर तमाम शक पैदा हो रहे हैं और जो करीबी रिश्तेदार हैं वो भी इसके पीछे हत्या की आशंका जता रहे हैं। बहरहाल पुलिस टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, जांच कर रही हैं और अफसरों का कहना है कि यहाँ वहाँ मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला हुआ है। इस आधार पर अभी कुछ भी कह पाना, किसी भी नतीजे पर पहुंच पाना जल्दबाजी होगी। इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और जांच के बाद जो है किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। एसएसपी अजय कुमार पांडे का दावा है कि इस मामले में 4 टीमें गठित की गई हैं। शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, रिश्तेदारों के बयान लिए जाएंगे, उसके बाद जाकर के किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा और अगर कोई इस मामले में दोषी होता है, जिम्मेदार होता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया प्रमोद। आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी में भाजपा के झंडे लगी गाड़ी में एक शख्स का शव बरामद हुआ है। बताया यह गया कि गाड़ी दलदल में फंस गई थी। इसके बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। लोगों ने जब गाड़ी के अंदर शव को देखा तो फौरन पुलिस को इस बात की सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंची और उसके बाद जांच शुरू कर दी है पुलिस ने। भाजपा का झंडा लगा ये गाड़ी थी, उसके दलदल में फंसने के बाद मामले का खुलासा हुआ है। गाड़ी से शव मिला है। बड़ी खबर बाराबंकी से आ रही है। भाजपा के झंडे लगे गाड़ी में शव मिलने के बाद मास्क वगैरह लगाए थे कोई? नहीं, कुछ नहीं, इसे दाढ़ी रहेगा। ये बैग कर रहा था गाड़ी के यहाँ? ये बैग फंसी हुई थी गाड़ी में। अच्छा, ऑलरेडी फंस चुकी थी। फंस चुकी थी। 4 बजे भोर में? हाँ, 4 बजे भोर, हम 4:30 बजे निकले। उसके बाद 15-20 मिनट पहले गाड़ी स्टार्ट थी। जो आसपास के लोग हैं, लोकल्स हैं, उनसे भी इस बारे में जानकारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि इस व्यक्ति को किसी ने धारदार हथियार से मारा है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है और मृतक की जो है वो पहचान भी कर ली गई है। ये जगतपाल हैं, जो बख्शी का तालाब लखनऊ के रहने वाले हैं। इनके परिवार को सूचना दी जा रही है और इस घटना में जो भी शामिल व्यक्ति हैं, जो प्रथम दृष्टया पुलिस को कुछ लीड्स मिली हैं, उनके आधार पर पुलिस कार्रवाई। सतीश हमारे संवाददाता बाराबंकी से हमारे साथ जुड़ गए। सतीश, हमने पुलिस अधिकारी की बात सुनी, ये वाकई चौंकाने वाली बात है, और क्या सूचना मिल रही है आपको? जी राजेंद्र जी, आपको बता दें ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले कई मामले सामने आए हैं जिसमें जो है जो लाश है, लाश को ठिकाने लगाने के लिए लोग जो है बाराबंकी के स्थानों को चुना है और ये ऐसा ही मामला लग रहा है, क्योंकि इसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से जो है उसकी हत्या की गई है। युवक की जो व्यक्ति है, देर व्यक्ति है, उसकी हत्या की गई है और लाश को ठिकाने लगाने के लिए जो हत्यारे हैं, जो आरोपी हैं, उन लोगों ने जो है बाराबंकी के सुनसान एरिया को चुना था। ये बाराबंकी का थाना जैदपुर क्षेत्र पड़ता है, जहां पर जो है रात में लगभग 4 बजे ये गाड़ी खेतों की तरफ जाती हुई दिखी थी, लेकिन दलदल में फंस गई। तब जो है जो आरोपी थे वो लोग गाड़ी को निकाल नहीं पाए और गाड़ी छोड़कर सभी लोग फरार हो गए। जैसा कि संदिग्ध बता रहे हैं कि गाड़ी दलदल में फंसी हुई थी, उन लोगों ने जो है उनसे पूछताछ भी की, लेकिन जब वो फंसता हुआ देखे वो लोग और जो है वो लोग फरार हो गए। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि जिस गाड़ी में लाश थी उस गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि देखिए किस तरह से लोग जो है झंडे का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं हथियार बनाते हैं। ये बाराबंकी का पहला मामला नहीं, इससे पहले भी ठीक है सतीश, आप कह रहे हैं इससे पहले भी इस प्रकार की बातें सामने आई हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए। अब औरैया की बात करेंगे। औरैया जिले में एक बार फिर से आग का तांडव दिखाई दिया। रोशनपुर में गेहूं की खड़ी सैकड़ों बीघा फसल जलकर राख हो गई। गेहूं की खड़ी फसल में कैसे आग लगी, ये वजह साफ नहीं हो पाई है। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 100 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। तस्वीरें देख लीजिए आप, 100 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इधर प्रयागराज में एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई दी। आग लगने से ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड के आने तक ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। ट्रांसफार्मर में आग लगने से कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई।
आग का कोहराम देखिए आप प्रयागराज, ट्रांसफार्मर में आग लग गई। अगली बड़ी खबर प्रयागराज से है। महंत नरेंद्र गिरी प्रकरण से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। मुख्य आरोपी आनंद गिरी को जमानत नहीं मिली है। जी हां, नैनी जेल में बंद है मुख्य आरोपी आनंद गिरी। जमानत याचिका आनंद गिरी की खारिज हो गई है। अब 16 मई को होगी मुख्य आरोपी की अर्जी पर सुनवाई। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला है। मुख्य आरोपी आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर फिर से सुनवाई टल गई है। अब 16 मई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। याची अधिवक्ता के अन्य कोर्ट में व्यस्त होने के कारण उनकी तरफ से अनुरोध पर सुनवाई टाल दी गई। इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई को हलफनामा दाखिल करने को कहा था। बड़ी खबर है, यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। कल डिप्टी सीएम के निरीक्षण का हवाला देते हुए उन्होंने हमला बोला है। अस्पतालों की हालत पर खुद स्वास्थ्य मंत्री हैरान है, ये बात कही अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में। अब स्वास्थ्य मंत्री शर्मिंदा तो और क्या कहना, ये लिखा है ट्वीट में अखिलेश यादव ने। कल बाराबंकी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया था। वहां बहुत सारी खामियां पाई थी, उसका वीडियो सामने आया था। ये देखिए उस पर ट्वीट क्या किया है। उसी बात को आधार बनाते हुए ट्वीट के जरिए आक्रमण। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने जब स्वयं कह दिया है कि स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों की वर्तमान हालत देखकर वो शर्मिंदा हैं, तो और क्या कहना। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि सत्य को स्वीकार करने से ही सुधार का मार्ग निकलता है। तो ये ट्वीट सलाह व आलोचना पर एफआईआर करने वालों व बुलडोजर से एफआईआर करने वालों बुलडोजर से बच कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नोएडा में तेजी से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। एक दिन में 33 स्कूली छात्र समेत 107 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 411 एक्टिव केसेस सामने आए हैं और बीते 24 घंटे में देश के अंदर 1247 नए मरीज मिले। इसके साथ साथ यूपी के कई शहरों में फिर से मास्क जरूरी हो गया है, खासकर दिल्ली से सटे जो एनसीआर के इलाके, क्योंकि दिल्ली में कोरोना ने जिस तरह से रफ्तार बढ़ाई है उससे यूपी में टेंशन बढ़ गई है। और इस बार तो डर सबसे ज्यादा बच्चों को लेकर। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को चिट्ठी लिखी है। कोविड नियमों को फॉलो कराए जाने के निर्देश दिए गए। साथ में वैक्सीनेशन पर जोर देने की बात भी कही गई। सीएम ऑफिस की तरफ से ट्वीट करके बताया गया कि यूपी में 700 निजी टीकाकरण केंद्रों पर बूस्टर डोज लगवाई जा सकती है। यूपी में मास्क तो जरूरी हो गया है, लेकिन उसका पालन कितना हो रहा है, कितने लोग मास्क लगा रहे हैं, ये जानने के लिए एबीपी गंगा की टीम ने अलग अलग शहरों में जायजा लिया। यहां संवाददाता अंकित कौशिक ने जो कुछ देखा अपने रियलिटी चेक में, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक बार फिर गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के संक्रमित मरीजों के आंकड़े सामने आने लगे हैं। वहीं बात करें बीते 24 घंटे में, जहां जनपद में 107 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 33 बच्चे भी कोरोना संक्रमित आए हैं। यह कोरोना कहीं ना कहीं बड़ों के साथ साथ अब बच्चों पर भी आक्रमण कर रहा है और बच्चे भी संक्रमित पाए जा रहे हैं। उसी के चलते नोएडा में जो है मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बाद हम इस वक्त नोएडा की सड़कों पर निकले हैं और यह चेक करने के कि लोग वाकई में इस कोरोना को कितना सीरियस ले रहे हैं, कितना मास्क लगा रहे हैं। हम तस्वीरों में इस वक्त बता दें, हम नोएडा के सेक्टर 33 स्थित जो ARTO विभाग है वहाँ मौजूद है और साथ ही साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग यहाँ खड़े तो हैं, लेकिन अभी तक जो है मास्क लगाया गया। क्या नाम है? शिवा। ये बताइए शिवा जी कि अब जो है कोरोना फिर से बढ़ने लगा है। गौतम बुद्ध नगर में 107 नए मामले आए हैं। रोजाना 3 गुना 4 की स्पीड से कोरोना फैल रहा है, तो उसको लेकर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया। तो मास्क अब किसी के सामने खड़ा होऊंगा जब भी तो लगाऊंगा। मैं तो अकेला हूँ, 3 मीटर 4 मीटर की दूरी पे रहता हूँ सबूत से। किसी के पास कुछ काम करवाने आया हूँ, जब जाऊँगा तो मास्क लगा लूँगा। मतलब जब आप वहाँ अंदर जाएंगे तो मास्क लगाएंगे, वरना मास्क नहीं लगाएंगे, जो अभी तक सामने आ रहा है ना। खड़े रहते हैं, घर में रहेंगे, घर में भी मास्क लगा के बैठे रहेंगे। क्या आपके पास? मास्क भी ले लूँगा जब जाऊँगा अंदर। नहीं। दरअसल सबसे पहले एबीपी गंगा ने दिल्ली से सटे इलाकों में रियलिटी चेक किया। नोएडा के बाद हमने गाजियाबाद की हकीकत जानी। यहाँ जो कुछ दिखा वो हमारे संवाददाता शक्ति सिंह की रिपोर्ट में देखिए। एक बार फिर कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। वहीं अगर बात की जाए लखनऊ की व दिल्ली NCR की, तो यहाँ पर अब मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अब हम आज रियलिटी चेक करने पहुँचे हैं और ये देखने पहुँचे हैं कि जो लोग हैं वो मास्क लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। भाई साहब, मास्क कहाँ आपका? भैया मास्क तो अभी कोई पहनता ही नहीं है।
आज से मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। ठीक है जी, आज से ध्यान रखेंगे इस बात का, पहनेंगे। आपका मास्क? सर हमें आपसे जानकारी मिली है कि आज से अनिवार्य है। हमें तो लगा था मास्क हट गया है दिल्ली में भी और यहाँ भी, तो अगर आप बता रहे हैं तो आज से लगाएंगे मास्क। वो ये नहीं बताया कि अब दोबारा से एक बार फिर कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक परेशानी का सामना फिर दोबारा से करना पड़ रहा है। तो मास्क लगाना तो जरूरी है ना, क्योंकि अभी कोरोना गया तो है नहीं। हमने फेसबुक पर ये न्यूज़ देखी थी कि 2000 केस आए हैं, वैसे हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। क्या नाम है आपका? जी कुलदीप। क्या करते हैं? जी मेडिकल शॉप है। मेडिकल शॉप और मास्क नहीं है तुम्हारे? जी वो आज ही पता चला आपसे कि आपने 2-4 भैया को बताया, तो उससे आज से करेंगे मास्क लगाना। जी जी जी। अच्छा, लापरवाह इतने कैसे हो गए हैं हम? समोसे खाने आए थे इसलिए मास्क उतार के वो जेब में। मास्क ये रहा मास्क सर, चेहरे के लिए है दोस्त। समोसे खा रहे थे इसलिए उतार के जस्ट अभी जेब में रखा है। जी यस बिल्कुल। मास्क लगाएंगे? हाँ लगाएंगे। देखा है न्यूज़ में कि कोरोना केस बढ़ रहे हैं और मास्क अनिवार्य कर दिया है। मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि हम मास्क लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम उनके नियमों का पालन करेंगे। समोसे खाने आए थे इसलिए मास्क उतार दिया, वरना मास्क लगा के रखते हैं नॉर्मल। हमने कभी नहीं उतारा अभी तक भी, हम पहन के रखते हैं प्रॉपर सुबह शाम तक। देखिए, लोग एक बार फिर लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। हालांकि युवा हैं और उनका कहना है कि हमें आज से ही पता चला है तो हम अब मास्क लगाएंगे, ऐसा इनका कहना। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं तो वो चिंता की बात है। अगर बात की जाए एनसीआर की, तो एनसीआर में मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, नोएडा सहित सभी जगह अब मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है और मास्क लगाना जरूरी है। इसके लिए बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन भी अब ठोस कदम उठाने जा रहा है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। कानपुर देहात से इस वक्त हमारे पास है जेल में बंद खुशी दुबे का एक वीडियो सामने आया है। बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे का जेल में डांस का वीडियो सामने आया है। बाकी महिला बंदियों के साथ डांस करते नजर आई खुशी दुबे। जेल के अंदर योगा कार्यक्रम के वक्त का ये वीडियो बताया जा रहा है। बिकरू कांड में खुशी दुबे के पति अमर दुबे का भी एनकाउंटर हुआ था और आरोपी खुशी दुबे का जिला कारागार में डांस करते वीडियो सामने आया। कानपुर देहात के माती में बने जिला कारागार के अंदर का वीडियो बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं डांस करते हुए वीडियो खुशी दुबे का। अन्य महिला बंदियों के साथ वो डांस करते हुए दिखाई दी, जो कि जनपद कानपुर देहात के लिए चर्चा का विषय बन गया है। बिकरू कांड की आरोपी है खुशी दुबे। कहा जा रहा है कि जेल के अंदर योग के कार्यक्रम के दौरान, जो योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसी दौरान का यह वीडियो है। बिकरू कांड के आरोपी रहे अमर दुबे की पत्नी है, जिसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। इसको लेकर विपक्ष बहुत हमलावर भी था। खुशी दुबे को आरोपी बनाए जाने को लेकर और जेल में रखे जाने को लेकर। और अब ये वीडियो योग कार्यक्रम के दौरान खुशी दुबे कानपुर देहात में आरोपी है खुशी दुबे, जेल में बंद है बिकरू कांड के बाद से। बाकी महिला बंदियों के साथ डांस करते नजर आई खुशी दुबे योग के कार्यक्रम के बाद। दूसरी जो महिला बंदी है उनके साथ, और ये चर्चा का विषय बन गया है वीडियो। आगे बढ़ते हैं। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान और मौजूदा बांग्लादेश से आए बंगाली हिंदू परिवारों का इंतजार खत्म हो गया है। 52 साल बाद उन्हें उनकी पहचान मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में इन परिवारों को घर और खेती के लिए जमीन के पट्टे दिए। कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में इन्हें पट्टे दिए गए हैं। खेती के लिए हर परिवार को 2 एकड़ और आवास के लिए 200 मीटर जमीन दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए मकान बनाने के लिए दिए गए हैं। और सीएम योगी ने कहा है कि हर घर को एक शौचालय भी बनाकर दिया जाएगा। इसके बाद सीएम योगी ने इन सभी परिवारों के साथ फोटो भी खिंचवाई। देखिए आप कैसे घर के निर्माण के लिए सहयोग के लिए धन भी दिया गया मुख्यमंत्री की ओर से। लाभार्थियों के साथ फोटो भी खिंचवाई मुख्यमंत्री ने। और गदगद ये लोग जो कि वर्षों पहले भारत आए थे प्रताड़ना झेलने के बाद, पूर्वी पाकिस्तान उस वक्त के और वर्तमान बांग्लादेश के, और अब इनको आवास के लिए भी धन मिला है, जमीन मिली है कृषि योग्य। अड़तीस वर्षों की आपकी जो प्रतीक्षा थी
व प्रतीक्षा दूर हुई और इन सभी 63 परिवारों को राज्य सरकार के द्वारा कानपुर देहात जनपद के रसूलाबाद में प्रत्येक परिवार को 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर का आवास का पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास और शौचालय यह स्वीकृति प्रदान करते हुए मुझे अपने साथियों के साथ प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है।